ठाकुर साहब, एक बाहरी मेहमान आई है, देखने में काफी अच्छी है। उसे देसी दारू पिलाकर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। नमकीन समुद्री हवा की गंध खिड़की की दरारों से अंदर आ रही थी। ठाकुर रतन सिंह ने धीरे धीरे चाय का प्याला नीचे रखा और अपने सामने खड़े भोला की ओर देखा। 70 की उम्र पार करने के बावजूद ठाकुर की आंखें धुंधली होने के बजाय एक सांप की तरह तेज और तर थीं। गांव के पंचायत घर के अंदर का गहरा कमरा, यह जगह उसकी सल्तनत थी, जहां वह लवड़पुर का बेताज बादशाह था। ठाकुर ने होंठ सिकोड़कर कहा, भोला जी। ठाकुर साहब, चुपचाप करना, पिछली बार की तरह शोर नहीं मचना चाहिए। लगता है शहर की पुलिस आजकल यहां कुछ ज्यादा ही सूंघ रही है। ठाकुर रतन सिंह की आवाज धीमी और खुरदरी थी। बाहर से वह एक दयालु गांव के बूढ़े का चेहरा लगाए हुए था, लेकिन उसकी झुर्रियों के बीच लालच चिपका हुआ था। भोला ने अपने पीले दांत दिखाते हुए चापलूसी भरी हंसी के साथ कहा, चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, इस बार यह अकेली आई है, अच्छी गाड़ी भी लाई है। ये सबसे पहले बात करना चाहते हैं, लगता है पैसे वाली है। दिल्ली की कोई अमीरजादी लगती है जो घूमने आई है। आज रात स्वागत के बहाने उसे ठिकाने लगा देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। नमक के खेतों में काम करने वालों की भी कमी थी। पैसा भी लूट लेंगे और मजे भी कर लेंगे। एक तीर से दो शिकार, है ना? ठाकुर रतन सिंह ने सिर हिलाया। खिड़की के बाहर सूरज डूब रहा था। लाल रंग में रंगा कच्छ का रण सुंदर लग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस कीचड़ के नीचे कितनी चीखें दफन थीं। एक काली बड़ी एसयूवी लवणपुर को जोड़ने वाले एकमात्र पुल को पार करके गांव के अंदर आ गई। ड्राइविंग सीट पर बैठी अन्या सिंह ने अपने सनग्लासेस के पीछे से गुजरते हुए नजारों को देखा। स्लो सिटी का साइन बोर्ड एक मजाक लग रहा था। गांव की हवा भारी और ठहरी हुई थी। 1 महीने पहले उसकी मां के बाद उसका एकमात्र सहारा उसके मामा आलोक वर्मा से संपर्क टूट गया था। एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसने अपना पूरा जीवन गरीबों और वंचितों की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनके आखिरी शब्द इसी गांव लवड़पुर के बारे में थे, अन्या बेटा, मुझे लगता है कि यह जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है। मैं थोड़ा और पता लगाकर वापस आता हूं। वह उनका आखिरी संदेश था। पुलिस ने इसे एक साधारण गुमशुदगी या दुर्घटना बताकर जांच बंद कर दी थी। स्थानीय थाने के इंस्पेक्टर की बेरुखी भरी आवाज उसके संपादने संपादरे के साथ साथ माना जार पार की हलका कानों में गूंज रही थी। आन्या अब कानून के भरोसे नहीं रह सकती थी। उसने अपने मार्कोस कमांडो के दिनों की उन यादों को फिर से जगाया, जब वह दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती थी। कार की खिड़की के बाहर अंतहीन नमक के खेत फैले हुए थे। सफेद नमक के फूल खिले हुए थे। यह एक सुंदर दृश्य था, लेकिन आन्या की आंखों में यह एक विशाल जेल जैसा लग रहा था। सड़क के किनारे दिखाई देने वाले कुछ ग्रामीणों ने अजनबी गाड़ी को देखते ही अपना काम रोक दिया और उसे घूरने लगे। यह कोई जिज्ञासा भरी नजर नहीं थी। यह सतर्कता, निगरानी और एक शिकारी की नजर थी जो अपने शिकार को देख रहा हो। आन्या ने पंचायत घर के पास खाली जमीन पर गाड़ी खड़ी की। इंजन बंद करते ही सन्नाटा छा गया। उसने रियर व्यू मिरर में अपना चेहरा देखा। ठंडी और तेज तर्रार मार्कोस टीम लीडर आन्या सिंह वहां नहीं थी। शीशे में सिर्फ एक जिज्ञासु और दुनिया से अनजान अमीर पर्यटक आन्या सिंह थी। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, नमकीन हवा और खाद की तीखी गंध उसकी नाक से टकराई। जब उसने अंगड़ाई लेते हुए चारों ओर देखने का नाटक किया, तो गांव के किनारे एक चबूतरे पर बैठे कुछ आदमी एक दूसरे को इशारा करते हुए उठे। उनमें से सबसे तगड़ा और डरावना दिखने वाला आदमी आगे बढ़ा। वह भोला था। अरे, कोई खास मेहमान आया है? दिल्ली से आई हो क्या, मैडम? भोला ने बनावटी दोस्ती दिखाते हुए पूछा। आन्या ने उसकी कमीज की जेब में रखे पुराने मोबाइल फोन और उसके नाखूनों के नीचे की काली मैल को तुरंत देख लिया, और सबसे बढ़कर उससे आने वाली शराब और खून जैसी तीखी गंध ने उसके अंदर खतरे की घंटी बजा दी। आन्या ने अपने सनग्लासेस को थोड़ा नीचे करते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ, छुट्टियों में बस यूं ही चली आई। सुना है यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन गांव बहुत शांत है। खूबसूरत तो है ही, हमारा लवणपुर ताज़ी हवा और अच्छे लोगों के लिए मशहूर है। पर आपने रहने की जगह बुक की है? बिना बुकिंग के यहाँ कमरा मिलना मुश्किल है। भोला ने गंदी नजरों से आन्या के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें पतली टी शर्ट के ऊपर से दिख रहे उसके सुडौल शरीर पर टिक गईं।
आन्या ने अपनी नफरत को दबाते हुए सिर हिलाया। जल्दी में आने की वजह से बुकिंग नहीं कर पाई। क्या यहां कुछ दिनों के लिए कोई जगह मिल सकती है? पैसे की कोई चिंता नहीं, बस जगह साफ सुथरी और शांत होनी चाहिए। पैसे शब्द पर भोला की आंखें चमक उठीं। उसने पीछे खड़े मंगल और शेरू को देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी। क्यों नहीं, क्यों नहीं? हमारे ठाकुर साहब का घर गेस्ट हाउस भी है और सुविधाएं तो किसी होटल से कम नहीं है। मैं आपको रास्ता दिखाता हूं, मेरे पीछे आइए। भोला ने आगे बढ़ते हुए इशारा किया। पास खड़े दूसरे आदमी हंसने लगे। यह एक ऐसी हंसी थी जैसे वे किसी हिरण को खुद अपनी मर्जी से शेर की गुफा में जाते हुए देख रहे हों। तो यह जाल है। आन्या ने अनजान बनते हुए वापस कार में एक पाची कार बैठ गई। जैसे जैसे कार धीरे धीरे भोला की मोटरसाइकिल के पीछे गांव के अंदर जा रही थी, माहौल और भी अजीब होता गया। सड़क पर चलने वाले बूढ़े लोग सिर झुकाए हुए थे और खेतों में काम करने वाले मजदूरों के टखने अजीब तरह से अकड़े हुए लग रहे थे, जैसे उन्होंने कोई अदृश्य बेड़ियां पहन रखी हों। ठाकुर का घर गांव की सबसे ऊंची जगह पर बना एक 2 मंजिला पक्का मकान था। लाल ईंटों से बना वह घर आसपास के टूटे फूटे खपरैल के घरों से बिल्कुल अलग था। 4 दीवारी असामान्य रूप से ऊंची थी और मुख्य दरवाजे के ऊपर एक काले लेंस वाला सीसीटीवी कैमरा चमक रहा था। आन्या की आंखें सिकुड़ गईं। कैमरे का एंगल अजीब था। वह दरवाजे के बाहर की बजाय आंगन और मुख्य द्वार की ओर था। यह सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अंदर की निगरानी के लिए था, किसी को भागने से रोकने के लिए। घर तो बहुत बड़ा है, बगीचा भी बहुत सुंदर है। आन्या ने कार से उतरकर तारीफ करने का नाटक किया। मुख्य दरवाजा खुला और एक खादी का कुर्ता पायजामा पहने एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे बाहर आया। वह ठाकुर रतन सिंह था। उसके सफेद बाल थे और चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। लेकिन आन्या ने अपने मार्कोस के दिनों में अनगिनत आतंकवादियों से निपटते हुए जो समझ हासिल की थी, उससे वह जान गई थी यह बूढ़ा ही इस घिनौनी गंध का स्रोत था। आओ बेटी, मुस्कान के बाद उनको बाजा के काम की खा। आओ, इस छोटे से गांव तक आने में बहुत कष्ट हुआ होगा। मैं इस गांव का सरपंच ठाकुर रतन सिंह हूं। नमस्ते, मेरा नाम आन्या सिंह है। मैं पूछने आई थी कि क्या कोई कमरा मिल सकता है? हाँ, एक जवान लड़की अकेले घूम रही है, बड़ी हिम्मत वाली हो। किस्मत से ऊपर की एक कोठरी खाली है, तुम वहां रह सकती हो। हमारे गांव में मेहमान को खाली हाथ नहीं लौटाते। ठाकुर रतन सिंह ने भोला को इशारा किया। भोला, सामान उठाने में मदद कर और आज शाम पंचायत घर में नहीं, हमारे आंगन में एक छोटी सी स्वागत पार्टी की तैयारी कर। जी ठाकुर साहब, बहुत शानदार तैयारी करूंगा। भोला आन्या के सूटकेस की ओर बढ़ा। आन्या ने स्वाभाविक रूप से उसका रास्ता रोक लिया। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसमें कीमती सामान है, मैं खुद उठा लूंगी। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। भोला हिचकिचाया और उसी पल आन्या ने बैग छीनकर अपने कंधे पर डाल लिया। उस बैग में कपड़ों के अलावा एक छोटा सा रिकॉर्डर, एक हाई डेफिनेशन एक्शन कैम, एक जीपीएस ट्रैकर और एक विशेष रूप से बनाया गया 3 टुकड़ों वाला डंडा था। उसे जो दूसरी मंजिल का कमरा दिया गया, वह बाहर से साफ सुथरा था। खिड़की से गांव का नजारा और दूर नमक के खेत दिखाई दे रहे थे। जैसे ही भोला दरवाजा बंद करके गया, आन्या की नजरें बदल गईं। उसने एक पर्यटक का नकाब उतार दिया और एक शिकारी का असली रूप धारण कर लिया। उसने बैग नीचे रखा और अपनी जेब से हथेली के आकार का एक डिटेक्टर निकाला। जैसे ही उसने उसे चालू किया, एक लाल बत्ती झपकी और कंपन हुआ। जैसा सोचा था, डिटेक्टर ने टेलीविजन सेट, टॉप बॉक्स और ड्रेसिंग टेबल के शीशे की ओर इशारा किया। चालाकी से छिपाए गए छोटे लेंस दिखाई दे रहे थे। उनका एंगल सीधे बिस्तर की ओर था। ये लोग सिर्फ गांव के सान्हे लगातार में लगा, एक से लगातार के लिए दूसरे करे लगातार में लगाए गुंडे नहीं थे। वे संगठित, शातिर और क्रूर थे। आन्या ने डिटेक्टर बंद कर दिया और बिस्तर पर बैठ गई। जानबूझकर ऐसे एंगल पर बैठी जहां से कैमरा उसे साफ देख सके। उसने अपना मोबाइल निकाला और एक दोस्त से बात करने का नाटक करने लगी। हाँ रिया, मैं पहुंच गई। यह जगह सचमुच बहुत अच्छी है। सरपंच जी भी बहुत दयालु हैं। हाँ, कुछ दिन आराम करके जाऊंगी, चिंता मत कर। उसकी आवाज में उत्साह था, लेकिन उसकी नजरें खिड़की से दूर नमक के खेतों पर टिकी थीं। जैसे ही सूरज डूबा और अंधेरा छाने लगा, नमक के गोदाम की ओर एक धुंधली रोशनी जली।
और हवा के साथ एक धीमी आवाज आई, गलती हो गई, एक बार माफ कर दो। यह किसी समुद्री पक्षी की आवाज नहीं थी, यह एक इंसान की चीख थी। आन्या की मुट्ठियां सफेद हो गईं। मामा वहां हो सकते हैं। वह तुरंत भागकर जाना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोका। अगर उसने अभी जल्दबाजी में कुछ किया तो वह न केवल अपने मामा बल्कि यहां कैद सभी पीड़ितों को खतरे में डाल देगी। एक सटीक योजना की जरूरत थी। खट खट। दरवाजे पर दस्तक के साथ भोला की आवाज आई, मैडम जी, खाना तैयार है, नीचे आ जाइए। आन्या ने शीशे में देखकर अपना चेहरा सामान्य किया। वह फिर से एक भोली भाली लड़की बन गई। उसने अपने कपड़े ठीक किए और दरवाजा खोला। हाँ, बस आ रही हूं, बहुत भूख लगी है। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी जेब में उसका हाथ ठंडा पड़ चुका था। नीचे आंगन में ठाकुर रतन सिंह के चारों ओर 4-5 आदमी शराब का दौर लेकर बैठे थे। मेज पर ताजी पकड़ी हुई मछली, तीखा सालन और न जाने कौन कौन सी देसी शराब की बोतलें थीं। ठाकुर रतन सिंह ने अपने बगल की जगह पर हाथ थपथपाया। यहां आकर बैठो बेटी, दिल्ली की कुछ कहानियां सुनाओ। अन्या बिना कुछ कहे उनकी बताई हुई जगह पर बैठ गई। वह चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई थी। उसके सामने मंगल एक डरावने चेहरे के साथ बैठा था और बगल में भोला एक अजीब सी गंध छोड़ता हुआ बैठा था। भालू जैसे शरीर वाले शेरू ने मुस्कुराते हुए एक बोतल उठाई। लो, एक जाम लो। यह हमारे गांव की खास जड़ी बूटी वाली दारू है, शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। शुक्रिया। मैं ज्यादा पीती नहीं हूं, लेकिन आपके सम्मान में एक जरूर लूंगी। आन्या ने दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक गिलास लिया। तेज अल्कोहल की गंध में एक और हल्की सी गंध मिली हुई थी, नींद की गोली या मसल्स रिलैक्सेंट। मार्कोस के दिनों में रासायनिक युद्ध और नशीली दवाओं की गहन ट्रेनिंग ने उसकी सूंघने की शक्ति को धोखा नहीं दिया जा सकता था। वाह, औरत को थोड़ी शराब तो पीनी ही चाहिए, एक ही घूंट में। आदमियों ने तालियां बजाते हुए उसका हौसला बढ़ाया। ठाकुर रतन सिंह ने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए उसे घूर कर देखा। वह किसी इंसान को नहीं, बल्कि एक अच्छी तरह से परोसे गए मांस के टुकड़े को देख रहा था। आन्या ने गिलास को अपने होठों तक ले जाने का नाटक किया। जब उसने अपना सिर पीछे झुकाकर पीने का नाटक किया तो उसने अपनी आस्तीन से थोड़ी शराब गिरा दी। धुंधली रोशनी और आदमियों के नशे के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। उफा, यह बहुत तेज है। आन्या ने चेहरा बनाते हुए खाली गिलास नीचे रख दिया। हाँ, हमारी शराब थोड़ी तेज है, कुछ खाओ भी। ठाकुर रतन सिंह ने अपनी कांटे से मछली का एक टुकड़ा उठाकर आन्या की प्लेट में रख दिया। अब पूछताछ शुरू हुई। तो तुम अकेले क्यों घूम रही हो, शादी नहीं हुई? आन्या ने पहले से तैयार की गई झूठी जानकारी आसानी से बता दी। ऑफिस के काम से बहुत तनाव में थी, इसलिए नौकरी छोड़कर कुछ दिन आराम करने चली आई। शादी के बारे में अभी सोचा नहीं है। मेरे माता पिता जल्दी गुजर गए थे, इसीलिए मुझे अकेले रहना पसंद है। ओह, तो तुम अनाथ हो। एक अकेली लड़की इस बेरहम दुनिया में कैसे रहेगी? तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलना चाहिए। हमारे गांव में भी बहुत अच्छे लड़के हैं। अनाथ शब्द पर आदमियों ने एक दूसरे को देखा। यह एक ऐसी नजर थी जिसमें यकीन था कि अब कोई झंझट नहीं होगा। आन्या ने उनकी राहत को पढ़ लिया। वैसे आते समय मैंने नमक के खेतों की तरफ एक गोदाम जैसा देखा था। क्या मैं वहां भी घूम सकती हूं? मैंने कभी नमक बनते हुए नहीं देखा। आन्या ने नशे में होने का नाटक करते हुए लड़खड़ाती आवाज में पूछा। पल भर में महफिल का माहौल ठंडा पड़ गया। शोर अचानक बंद हो गया। ठाकुर की आंखें सिकुड़ गईं। नमक का खेत, वहां क्यों? बस ऐसे ही, उत्सुकता हो रही थी। मैंने सिर्फ टीवी पर देखा है, असल में कभी नहीं। आन्या ने सिर हिलाते हुए नशे में होने का नाटक किया। ठाकुर ने कुछ देर आन्या को घूर कर देखा, फिर हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। वहां जाना खतरनाक है। रात में जंगली कुत्ते घूमते हैं और गड्ढे भी गहरे हैं। अगर गिर गई तो बाहर नहीं निकल पाओगी। कल सुबह भोला तुम्हें घुमा देगा। आज तुम शराब पियो। हाँ मैडम, रात में घूमते हुए चोट लग सकती है, मंगल ने कहा और आन्या के गिलास में फिर से शराब भर दी। जंगली कुत्ते, आन्या ने मन ही मन हंसी उड़ाई। यह जाहिर था कि वे 4 पैरों वाले जानवरों की बात नहीं कर रहे थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनकी हरकतें और भी बेशर्मी भरी होती गईं। भोला ने धीरे से अपना हाथ आन्या की जांघ की ओर बढ़ाया। आन्या के लिए उस घिनौनी जगह पर और बैठना मुश्किल हो गया।
अब इसे खत्म करने का समय आ गया था। ओह, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, मुझे पहले जाकर आराम करना होगा। आन्या लड़खड़ाते हुए अपनी जगह से उठी। उसका शरीर को न संभाल पाने का नाटक एकदम सही था। भोला तुरंत उसे सहारा देने के लिए उठा। अरे संभाल के, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूं। उसका चिपचिपा हाथ आन्या के कंधे को छूने वाला था। आन्या ने सहज रूप से उसके पेट में घूंसा मारने की इच्छा को दबाते हुए चालाकी से अपना शरीर घुमाकर उसका हाथ हटा दिया। नहीं, मैं अकेले जा सकती हूं, लगता है आप भी बहुत नशे में हैं। आन्या दीवार का सहारा लेते हुए लड़खड़ाकर सीढ़ियां चढ़ी। ठाकुर साहब, क्या मैं जाकर उसकी मदद करूं? भोला ने निराशा से ठाकुर की ओर देखा। ठाकुर रतन सिंह ने सिर हिलाया। उसे जाने दो, जब दवा का असर होगा तो वह खुद बाहर नहीं आ पाएगी। वैसे भी वह पिंजरे में फंसी चूहिया है। सुबह जब वह सो जाएगी तब काम करना। आज पहले उसके सामान की तलाशी लो और बटुआ और गाड़ी। जी समझ गया। दरवाजा बंद करके कुंडी लगाते ही आन्या जमीन पर गिरने का नाटक करते हुए बिस्तर के नीचे लुढ़क गई और 1 मिनट बाद अंधेरे में उसकी आंखें चमक उठीं। नशा हवा हो चुका था। उसने बिस्तर पर तकियों को लंबा करके रखा और ऊपर से कंबल डालकर ऐसा दिखाया जैसे कोई सो रहा हो। फिर उसने जल्दी से अपने बैग से काले रंग के लड़ाकू कपड़े निकाले और पहन लिए। ये एक लचीला और आवाज नीता है करने वाला विशेष कपड़ा था। उसने अपने बाल कसकर बांध लिए और चेहरे पर काला मास्क लगा लिया। उसने सावधानी से खिड़की खोली। यह दूसरी मंजिल थी, लेकिन दीवार पर एक पुरानी गैस पाइपलाइन लगी हुई थी। उसके लिए यह सीढ़ियों से ज्यादा आसान रास्ता था। नीचे से अभी भी आदमियों के हंसने की आवाजें आ रही थीं। आज रात पहले कौन जाएगा? टॉस करें क्या? बड़े भाई, पहले आप, मैं बाद में निपट लूंगा। घिनौनी बातें चल रही थीं। आन्या पाइप के सहारे बिना आवाज किए जमीन पर उतर आई। घास पर उसके उतरने की आवाज एक बिल्ली के कदमों से भी धीमी थी। उसने अंधेरे में छिपकर ठाकुर के घर से बाहर निकलकर गांव के पीछे सरकंडों के खेत की ओर बढ़ गई। उसका लक्ष्य नमक का गोदाम था। मामा वहां हैं और इस गांव का घिनौना सच वहीं दफन है। काली कीचड़ पर ठंडी चांदनी बरस रही थी। लवणपुर की असली रात अब शुरू हुई थी, जब शिकारी शराब के नशे में लापरवाह थे। एक उनसे भी बड़ा शिकारी शिकार के मैदान में उतर चुका था। इंतजार कीजिए मामा, मैं आ रही हूं। आन्या का साया सरकंडों के बीच एक मृग तृष्णा की तरह गायब हो गया। चांदनी ठंडी और निष्पक्ष थी। विशाल नमक के खेतों पर बरसती चांदी जैसी रोशनी नमक के कणों को जवाहरात की तरह चमका रही थी, लेकिन साथ ही उसके नीचे मुंह खोले गहरे कीचड़ की भयावहता को भी उजागर कर रही थी। आन्या सिंह ने सरकंडों के बीच खुद को झुका लिया। हर कदम पर कीचड़ उसके जूतों को चिपचिपी तरह से पकड़ रहा था, जैसे इस द्वीप का अभिशाप उसके टखनों को पकड़कर छोड़ना नहीं चाहता हो। मार्कोस के दिनों में सियाचिन के गश्ती मिशन के दौरान महसूस की गई हार्ड कंपा देने वाली ठंड से भी ज्यादा ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ गई। यह तापमान की वजह से नहीं था, यह हवा में तैरती सड़े हुए पानी और इंसानी बुराई की मिली-जुली बदबू के कारण था। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। सुबह के 2:13 बजे। यह वह समय था जब गांव वाले गहरी नींद में होंगे, लेकिन शिकारियों का शिकार का मैदान अब शुरू हुआ था। दूर नमक के गोदाम की ओर से एक टिमटिमाती हुई बल्ब की रोशनी दिखाई दे रही थी। आन्या ने अपनी सांस को नियंत्रित करते हुए चुपचाप आगे बढ़ी। हवा में सरखंडों की सरसराहट की आवाज उसके गुप्त घुसपैठ में मदद करने वाला प्राकृतिक संगीत बन गई थी। गोदाम के पास पहुंचते ही उसे इंसानी आवाजें सुनाई दी। धत्त तेरी की, सिगरेट खत्म हो गई। यह एक खुरदरी आवाज थी, दिन में दिखे मंगल की। वह गोदाम के बाहर एक चबूतरे पर बैठा खाली सिगरेट का पैकेट मसलकर जमीन पर फेंक रहा था। उसके बगल में देसी शराब की 3-4 खाली बोतलें पड़ी थीं। बड़े भाई, उस कंटेनर से ले आऊं क्या? बगल में बैठे जुगनू ने पूछा। जुगनू मंगल से कद में छोटा था, लेकिन उसकी आंखें एक चूहे की तरह चालाक थीं। लाते समय एक मैगी भी बना लाना, भूख लग रही है। अरे हाँ, और उस बुढ़े को चुप करा देना। उसकी कराहने की आवाज सुनकर दिमाग खराब हो रहा है। हाँ ठीक है, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता हूं। जुगनू हंसता हुआ चला गया। मंगल अकेला रह गया। उसने जोर से थूका और गोदाम के लोहे के दरवाजे पर लात मारी। चुप हो जा, सोने दे जरा। लोहे के दरवाजे के पीछे से एक दबी हुई कराह सुनाई दी। आन्या की भौहें तन गईं।
यह सिर्फ एक गोदाम नहीं था, यह जानवरों का बाड़ा था। आन्या ने जुगनू के जाने का फायदा उठाकर पीछे की ओर चक्कर लगाया। पुरानी एस्बेस्टस की छत के नीचे एक रोशनदान था। वह घर आन्या का थोड़ा सजारा को हजारपुरा पहुंच से बाहर था, लेकिन उसके लिए यह कोई समस्या नहीं थी। आसपास पड़े पुराने टायरों पर चढ़कर उसने आसानी से छलांग लगाई और रोशनदान की जाली पकड़ ली। जंग लगी लोहे की सलाखों के बीच से अंदर का नजारा दिखाई दे रहा था। आन्या ने अपनी जेब से पेन के आकार का एक छोटा एंडोस्कोप कैमरा निकाला और उसे दरार से अंदर डाल दिया। उसके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर गोदाम के अंदर का दृश्य काले और सफेद रंग में उभर आया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर सांस रुक जाए। वह जगह इंसानों के रहने की नहीं थी। जमीन पर गीले पुआल और थर्माकोल के टुकड़े बिखरे पड़े थे और फफूंदी लगी दीवारों पर तिलछट्टे रेंग रहे थे। उस कचरे के ढेर पर 5 आदमी सामान की तरह सिकुड़े हुए सो रहे थे। उन सभी के टखनों में मोटी लोहे की जंजीरें बंधी थीं। कुत्तों को बांधने वाली भारी जंजीरें। वे एक दूसरे की गर्मी से शरीर दी सिकोड़े हुए थे और उनकी उभरी हुई पसलियां और चोटों से भरे हाथ पैर कैमरे के लेंस के माध्यम से साफ दिखाई दे रहे थे। आन्या की उंगलियां कांपने लगीं। उसने लेंस को सबसे अंदर के कोने की ओर घुमाया। वहां एक बूढ़ा आदमी था जो दूसरों से ज्यादा कांप रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन आन्या उसे तुरंत पहचान गई। उसके मामा आलोक वर्मा, हमेशा साफ सुथरी इस्त्री की हुई कमीज पहनने वाले और जरूरतमंदों को देखकर सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले उस दयालु सामाजिक कार्यकर्ता का कोई नामो निशान नहीं था। वहां सिर्फ एक बूढ़ा गुलाम था जिसका एक पैर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था और वह दर्द से कराह रहा था, जिसने जीने की इच्छा खो दी थी। आन्या ने अपने होठों को काटकर चीख को रोक लिया। मुंह में खून का स्वाद आया। वह तुरंत नीचे कूदकर मंगल की गर्दन तोड़ देना चाहती थी और अपने मामा को उठाकर ले जाना चाहती थी। उन जंजीरों को पहनाने वालों के टखने भी वैसे ही काट देना चाहती थी, लेकिन वह रुक गई। उसे सब्र करना था। अगर वह अभी भावनाओं में बहकर हमला कर देती तो शायद वह अपने मामा को बचा लेती, लेकिन इस विशाल दुष्ट गिरोह को जड़ से नहीं उखाड़ पाती। ठाकुर रतन सिंह बच निकलता और सबूतों के अभाव में रिहा होकर वे नए शिकार ढूंढ लेते। संपूर्ण विनाश, यही वह न्याय है जो मामा चाहते होंगे। आन्या ने ठंडे तर्क से अपने उबलते गुस्से को दबाया। उसने शांति से रिकॉर्डिंग बटन दबाया। तभी लोहे का दरवाजा खुलने की आवाज के साथ जुगनू कप, मैगी और सिगरेट लेकर अंदर आया। उसके आते ही सो रहे लोग डरकर सिकुड़ गए। यह सालों की हिंसा से पैदा हुआ एक सहज भय था। ओए बड़े भाई, ये लो सिगरेट। जुगनू ने गोदाम के अंदर नहीं बल्कि बाहर खड़े मंगल को सिगरेट फेंकी। मंगल गोदाम के अंदर आया और सिगरेट जलाई। तीखा धुआं रोशनदान की ओर उठने लगा। ओए कालू, उठ। मंगल ने सबसे आगे लेटे एक अधेड़ उम्र के आदमी की पसलियों में अपने बूट से लात मारी। धम्म की एक भारी आवाज आई। ओह जी साहब। कालू नाम का वह आदमी लड़खड़ाता हुआ उठा। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। एक गाना सुना, मन नहीं लग रहा। जी, गाना गाने को कहा। कोई अच्छा सा माहौल बना जरा। मंगल ने हाथ में पकड़े डंडे से एक लोहे के ड्रम पर जोर से मारा। कान फाड़ देने वाली आवाज गोदाम में गूंज गई। कालू कांपते हुए एक पुराना फिल्मी गाना गाने लगा। उसकी आवाज फटी हुई थी और सुर बेसुरा था। यह गाना नहीं था, यह डर से निकली एक चीख थी। हा हा हा, देख तो इसकी हालत। बकरा है क्या? मैं। जुगनू पेट पकड़कर हंसने लगा। मंगल भी हंसते हुए कालू के सिर पर सिगरेट की राख झाड़ने लगा। अरे, हमारे गायक जी का गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पिलाना पड़ेगा। मंगल ने बची हुई मैगी का सूप कालू के चेहरे पर फेंक दिया। यह गर्म नहीं था, लेकिन लाल सूप कालू की आंखों और नाक में चला गया। कालू खांसने लगा और दर्द से छटपटाने लगा, लेकिन उसे पहुंचने की हिम्मत भी नहीं हुई। मां, माफ कर दो और अच्छा गाऊंगा। कालू ने जमीन पर सिर पटकते हुए भीख मांगी। आन्या ने इस पूरे दृश्य को बिना चूके रिकॉर्ड कर लिया। स्क्रीन पर मंगल का चेहरा, उसके अत्याचार और जुगनू का यह सब देखकर मजा लेना, सब कुछ हाई डेफिनेशन में क्लाउड सर्वर पर लाइव भेजा जा रहा था। हंस लो, इस हंसी को चीख में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आन्या ने कैमरा वापस लिया और गोदाम की बाहरी दीवार की एक दरार में चावल के दाने के आकार का एक बाहर हाई परफॉर्मेंस सुनने वाला यंत्र लगा दिया। अब गोदाम के अंदर की हर आवाज उसके कानों तक पहुंच सकती थी।
वह छत से नीचे उतरी और फिर से अंधेरे में गायब हो गई। अगला लक्ष्य नमक का प्रबंधन कार्यालय था। उसे उनके पैसे और संपर्कों का पता लगाना था। कार्यालय गोदाम से लगभग 50 मीटर दूर एक कंटेनर बॉक्स था। खिड़की से अंदर झांकने पर बत्ती बंद थी। आन्या ने अपने बालों का एक पिन निकाला और ताले के छेद में डाल दिया। मार्कोस के एक पूर्व डी टेरर टीम लीडर के लिए इस तरह का पुराना ताला एक खिलौना था। क्लिक, एक हल्की आवाज क्या आ रहा है। वजदे को एक कार की से साथ दरवाजा खुल गया। कार्यालय के अंदर जाकर आन्या ने एक पेन लाइट अपने मुंह में दबाई और रोशनी को बाहर जाने से रोकने के लिए हाथ से ढक लिया। मेज पर तरह तरह के बिल और सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। दीवार पर लगे व्हाइट बोर्ड पर माल की सप्लाई, मजदूर प्रबंधन, बकाया राशि जैसे शीर्षक लिखे थे। आन्या ने मेज की दराजें खंगाली। नीचे की एक बंद दराज को कुशलता से खोलने पर एक मोटी बही खाता मिला। कवर पर ग्राम विकास निधि का विवरण लिखा था, लेकिन अंदर का मामला बिल्कुल अलग था। जैसे ही उसने बही खोली, एक नक्शा सामने आया जो दिखा रहा था कि लवणपुर जैसा छोटा सा गांव कैसे एक विशाल अपराध का अड्डा बन गया था। 5 अक्टूबर 2024, शर्मा मैनपावर एजेंसी, 5 लाख नकद मजदूरी अलग से। 12 नवंबर 2024, लवणपुर थाना, पार्टी के लिए खर्च इंस्पेक्टर पाटिल को 3 लाख। 1 दिसंबर 2024, जिला खाद्य विभाग साहब की खातिरदारी, 2 लाख ठाकुर पैसे से द्वीप की आंखें और कान बंद कर रहा था। मैन पावर एजेंसियां बेघर या मानसिक रूप से अक्षम लोगों को धोखा देकर लाती थीं। पुलिस उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट को नजरअंदाज करती थी और सरकारी अधिकारी निरीक्षण में सब कुछ ठीक बता देते थे। यह एक पक्का गिरोह था। उसमें एक नाम ने उसका ध्यान खींचा। अंग व्यापार का दलाल डॉक्टर चंद्रा से संपर्क करना है। कालू की सेहत खराब होने पर निपटाने पर चर्चा। आन्या की आंखें कांप गईं। क्या वे मजदूरी कराने के बाद जब कोई बेकार हो जाता था तो उसके अंग भी बेच देते थे? इंसान कितना गिर सकता है, यह उसकी पराकाष्ठा थी। आन्या ने बही के हर पन्ने की तस्वीर खींची। गुस्से से उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन एक भी तस्वीर धुंधली नहीं हुई। तभी बाहर बजरी पर गाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई दी। एक ट्रक कार्यालय की ओर आ रहा था। हेडलाइट की रोशनी कार्यालय की खिड़की से गुजरी। आन्या तुरंत जमीन पर लेट गई। रोशनी उसके सिर के ऊपर से निकल गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ओए, शेरू भाई आ रहे हैं, सोने का नाटक करो। बाहर से मंगल की आवाज आई। ट्रक का दरवाजा खुला और एक भारी आवाज सुनाई दी। यह शेरू था। सालों कामचोर हो गए हो। आज अगर माल पूरा नहीं हुआ तो तुम लोगों की खाल उधेड़ दूंगा, कहा था या नहीं? शेरू चिल्लाता हुआ आ रहा था। उसके कदमों की आहट कार्यालय के करीब आ रही थी। लेकिन ऑफिस का दरवाजा क्यों खुला है? भोला ने फिर लापरवाही की क्या? शेरू ने कार्यालय का हैंडल पकड़ा। आन्या ने मेज के नीचे एक पुरानी अलमारी के पीछे की दरार में खुद को सिकोड़ लिया। उसने अपनी सांस रोक ली। उसका दाहिना हाथ कमर पर लगे 3 टुकड़ों वाले डंडे के हैंडल पर था। अगर पकड़ी गई तो एक ही रास्ता है, 3 सेकंड में बेहोश करो और इसे एक दुर्घटना का रूप दो। दरवाजा झटके से खुला। शेरू अंदर आया और बत्ती जलाई। ट्यूबलाइट टिमटिमाते हुए जली। आन्या की नजर में शेरू के कीचड़सने बूट दिखाई दिए। बूट उस मेज की ओर बढ़ रहे थे जहां आन्या छिपी थी। धम धम धम, उसके दिल की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। शेरू मेज के सामने रुका। अरे, कॉफी नहीं है। शेरू ने मेज पर रखा कॉफी मिक्स का डिब्बा हिलाकर देखा और बड़बड़ाया, धत्त तेरी की। भोला को कहा था सामान भरने के लिए, हमेशा भूल जाता है। दिमाग में गोबर भरा है क्या? उसने गुस्से में खाली डिब्बा कूड़ेदान में फेंक दिया। टन की आवाज के साथ डिब्बा उछलकर उस अलमारी की ओर लुढ़क गया जहां आन्या छिपी थी। शेरू की नजर डिब्बे के पीछे गई। आन्या ने अपनी आंखें बंद नहीं की, बल्कि उसने उन्हें और बड़ा करके स्थिति का सामना किया। शेरू डिब्बे को उठाने के लिए झुका। उसका हाथ करीब आ रहा था। आन्या की मांसपेशियां सिकुड़ गईं। उसने बाहर निकलने की अपनी सहज प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हुए सही समय का इंतजार किया। भाई साहब, ठाकुर साहब बुला रहे हैं। बाहर से भोला की आवाज आई। यह एक उद्धारकर्ता की पुकार थी। शेरू रुका और अपनी कमर सीधी की। अरे यार, इस समय क्यों बुला रहे हैं? ठीक है, आता हूं। उसने कॉफी के डिब्बे को वहीं छोड़ दिया और बाहर चला गया। बत्ती बंद हो गई और दरवाजा बंद हो गया। जब तक ट्रक के दूर जाने की आवाज नहीं आई, आन्या हिली भी नहीं। उसने धीरे से सांस छोड़ी। ठंडे पसीने की एक बूंद उसके गाल पर लुढ़क गई।
उसने जल्दी से कार्यालय को ठीक किया। उसे अपने घुसपैठ के सभी निशान मिटाने थे। उसने अपने पैरों के निशान एक कपड़े से पोंछे और बहीखाता और दरवाजे के हैंडल पर लगे उंगलियों के निशान भी अल्कोहल वाले रुई से साफ कर दिए। कार्यालय से निकलकर आन्या फिर से अंधेरे का फायदा उठाकर गांव की ओर लौट आई। सुबह के 4 बज रहे थे। सूरज निकलने में अभी भी समय था। वह फिर से ठाकुर के घर की पाइपलाइन पर चढ़कर दूसरी मंजिल के कमरे में पहुंच गई। कमरे में घुसकर आन्या ने खिड़की बंद की और पर्दे डाल दिए। उसने बिस्तर पर बनाया हुआ पुतला हटाया और अपने लड़ाकू कपड़ों को उतारकर बैग में गहरा छिपा दिया। फिर उसने अपना लैपटॉप निकाला। आज रात इकट्ठा किए गए वीडियो, ऑडियो फाइलें और बही खाते की तस्वीरों का बैकअप लिया। स्क्रीन पर अपने मामा के दर्द भरे चेहरे और मंगल की शैतानी हंसी को एक बार फिर देखकर उसने ठंडे पानी से मुंह धोया। शीशे में आन्या सिंह फिर से एक मासूम पर्यटक का चेहरा लगाए हुए थी, लेकिन उसकी अनीक खास की पाती की लोह नजर आ रहे। सरकारी परिखर को आंखों की गहराई में एक नीली ज्वाला जल रही थी। बस थोड़ा और सह लीजिए मामा, और आप सब लोग भी। वह बिस्तर पर लेट गई लेकिन सो नहीं सकी। उसके दिमाग में एक विस्तृत योजना बन रही थी। सिर्फ पुलिस को रिपोर्ट करना काफी नहीं था, सबूत नष्ट होने का खतरा था और स्थानीय पुलिस के बिके होने की संभावना एक 100% थी, जो वह पहले ही देख चुकी थी। उसे एक ज्यादा असरदार और धमाकेदार हमले की जरूरत थी, वह चीज जिससे वे सबसे ज्यादा डरते थे। अंधेरे में छिपे उनके घिनौने चेहरे को दिन के उजाले में सूरज के नीचे लाना। आन्या ने अपना मोबाइल उठाया और एक संदेश लिखा। प्राप्तकर्ता थी आज तक की खोजी पत्रकारिता टीम की रिया मेहरा, उसकी कॉलेज की जूनियर और न्याय के लिए लड़ने वाली एक उत्साही पत्रकार। रिया, एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर है जो पूरे देश को हिला देगी। पुलिस पर भी भरोसा नहीं कर सकती। अपनी टीम तैयार करके कांडला पोर्ट पर इंतजार करो। जब मैं सिग्नल दूं तो तुरंत हेलीकॉप्टर लेकर आ जाना। लोकेशन है लवणपुर, कच्छ, गुजरात। उसने भेजें बटन दबाया और एक और संदेश 707 में उसके सहयोगी रहे, जो अब एक निजी सुरक्षा एजेंसी के निदेशक थे, मेजर विक्रम राठौर को। विक्रम, एक मदद चाहिए। कल दोपहर मैं जो लोकेशन भेजूंगा वहां के कम्युनिकेशन नेटवर्क को थोड़ी देर के लिए जाम कर देना। एक हंदे तो एक के लिए उस गांव से बाहर जाने वाले सभी फोन और इंटरनेट को ब्लॉक कर देना। बस मेरे फोन को व्हाइट लिस्ट में रखना। जवाब 1 मिनट के भीतर आया। ठीक है, अगर तुमको बात करके लिए आखिरस कर उसे मिराज के लिए कह रही हो तो मामला बड़ा होगा। अपना ध्यान रखना। सारी तैयारी हो चुकी थी। जाल बिछा दिया गया था। अब बस शिकार को खुद चलकर आने के लिए मजबूर करना था। सुबह हो गई। मुर्गे की बांग के साथ एक झूठी शांति ने गांव को ढक लिया। आन्या ने उनींदा चेहरा बनाकर नीचे उतरी। लिविंग रूम में ठाकुर रतन सिंह सुबह की खबरें देख रहा था। समाचार में देश के सबसे अच्छे रहने लायक गांवों पर एक कार्यक्रम चल रहा था। यह एक घिनौनी विडंबना थी। अरे, उठ गई? नींद अच्छी आई? ठाकुर ने एक दयालु नाना का नकाब पहनकर पूछा। आन्या ने जम्हाई लेते हुए अंगड़ाई ली। हाँ, हवा इतनी ताजी है कि बहुत अच्छी नींद आई। कोई सपना भी नहीं देखा। गहरी नींद सोई। हाँ, अच्छा है। लगता है तुम गहरी नींद सोती हो। कल रात नीलगाय के चिल्लाने से बहुत शोर था। यह एक आजमाइशी सवाल था। आन्या ने सहजता से मुस्कुराया। नीलगाय? मैंने तो कुछ नहीं सुना। मैं एक बार सो जाऊं तो चाहे कोई उठाकर भी ले जाए, मुझे पता नहीं चलता। आन्या के जवाब पर ठाकुर रतन सिंह के चेहरे पर तनाव थोड़ा कम हुआ। उसने राहत की सांस ली और नाश्ते की मेज पर बैठ गया। आओ, नाश्ता कर लो। आज हमारा भोला तुम्हें एक बहुत ही खास जगह घुमाने ले जाएगा। खास जगह? ओ, आप उस नमक के खेत की बात कर रहे हैं। आन्या ने आंखों में चमक लाकर कहा। नमक कैसे बनता है यह भी देखना, और हमारे गांव के लोग कितनी मेहनत करते हैं यह भी देखना। यह एक बहुत अच्छा अनुभव होगा। ठाकुर रतन सिंह के होंठ एक अजीब मुस्कान में फैल गए। उसके दिमाग में आन्या को ठिकाने लगाने की योजना पहले से ही तैयार थी। नमक के खेत घूमते हुए गलती से गड्ढे में गिर गई या पैर फिसल गया जैसी कहानी। लेकिन उसे यह सपने में भी नहीं पता था कि जिस जगह वह आन्या को ले जा रहा है वह उसी की कब्रगाह बनेगी। नाश्ते में परोसा गया मछली का सालन मसालेदार और स्वादिष्ट था, लेकिन आन्या हर घूंट के साथ
गला रुंधा हुआ महसूस कर रही थी। उसे याद आ रहा था कि इस मछली को पकड़ने, साफ करने और पकाने वाले किसी व्यक्ति का शोषण किया गया होगा। नाश्ते के बाद जब वह आंगन में गई तो भोला एक पुराना ट्रक लेकर इंतजार कर रहा था। आइए मैडम जी, आज मौसम बहुत शानदार है। भोला ने मुस्कुराते हुए सहचालक का दरवाजा खोला। आन्या ने मुस्कुराते हुए ट्रक में बैठ गई। मैं बहुत उत्साहित हूं। उम्मीद है यह सचमुच एक खास सैर होगी। ट्रक एक झटके के साथ चल पड़ा। आन्या की जेब में उसका थाई की जा रही है। स्मार्टफोन लाइव लोकेशन भेज रहा था। कार की खिड़की से गुजरते हुए नजारे असाधारण रूप से साफा महसूस हो रहे थे। केकड़े का एक बिल, हवा में झूलता एक सरकंडा। ट्रक ने गांव को पार किया और नमक के खेत की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर आ गया। धूल का एक गुबार उठा। मैडम, आप दिल्ली में क्या काम करती थीं? भोला ने स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए पूछा। बस लोगों को ढूंढने का काम करती थी। लोगों को ढूंढने का? जासूसी एजेंसी जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। खोई हुई चीजें भी ढूंढती हूं, खोया हुआ जमीर भी, और कभी कभी कचरा भी साफ करती हूं। कचरा? हाँ हाँ, दिल्ली की मैडम मजाक भी अच्छा करती हैं। भोला आन्या की बात का मतलब समझे बिना हंसता रहा। ट्रक और भी गहरे दुनिया से कटे हुए उनके अपने साम्राज्य की ओर बढ़ रहा था। आन्या ने खिड़की में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए मन ही मन कहा, आज कचरा उठाने का दिन है। भोला जी, दूर से सफेद नमक के पहाड़ दिखाई देने लगे। उसके नीचे काली चींटियों की तरह हिलते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। नरक का द्वार खुल रहा था। ट्रक कच्ची सड़क पर हिचकोले खाते हुए दौड़ रहा था। खिड़की के बाहर फैले नमक के खेत इतने विशाल थे कि खुलन के पहाड़ हिलते हुए उनका कोई अंत नहीं दिख रहा था। शतरंज की बिसात की तरह बंटे नमक के खेतों में घुटनों तक लंबे बूट पहने मजदूर बिना सिर उठाए काम कर रहे थे। सफेद नमक के कण सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन यह चमक उनकी काली पड़ चुकी त्वचा के साथ एक अजीब विरोधाभास पैदा कर रही थी, जो एक भयावह दृश्य बना रहा था। भोला गुनगुना रहा था, वो जो गोदाम दिख रहा है वहां नमक जमा किया जाता है। उसके पीछे का नजारा तो बस जानलेवा है। वहां से समुद्र साफ दिखता है। ओह, सच में मैं तो बहुत उत्साहित हूं। आन्या सिंह ने जानबूझकर उत्साहित आवाज में जवाब दिया, लेकिन उसके सनग्लासेस के पीछे उसकी आंखें गोदाम के आसपास की भौगोलिक स्थिति को तेजी से स्कैन कर रही थीं। भागने के रास्ते, छिपने की जगहें और छिपे हुए दुश्मनों की संभावित स्थिति। ट्रक गोदाम के सामने खाली जगह पर रुका। धूल छंटने पर पहले से इंतजार कर रहे शेरू और मंगल दिखाई दिए। उनके हाथों में फावड़े और डंडे थे और वे काम से आराम करने का नाटक कर रहे थे, लेकिन उनकी मांसपेशियां तनाव में थीं और उनकी आंखें शिकार की ताक में बैठे लकड़बग्घे की तरह चमक रही थीं। भोला ने कार से उतरते हुए चिल्लाया, भाई, मेहमान को ले आया हूं। शेरू ने पसीना पोंछने का नाटक करते हुए पास आकर कहा, अरे आप आ गईं। इतनी दूर से आने में तकलीफ हुई होगी। यह हमारे गांव का खजाना है। नमस्ते। उम्मीद है मैंने आपके काम में कोई बाधा नहीं डाली। आन्या ने कार से उतरकर सिर झुकाया। समुद्री हवा ने उसके बालों को बिखेर दिया। उसने स्वाभाविक रूप से अपने बालों को संवारते हुए अपनी जैकेट के बटन में छिपे बॉडी कैम के लेंस को सीधा किया। बाधा कैसी? आइए, इस तरफ आइए, मैं आपको कुछ बहुत खास दिखाता हूं। शेरू ने गोदाम के पीछे एक ऐसी जगह की ओर इशारा किया जो लोगों की नजरों से ओझल थी। वह एक चट्टान के किनारे थी। मैं आपको पत्ती होगा अभी जा सामने की साथ कर एक बनायागा, जहां से गिरने पर सीधा कीचड़ में गिरना तय था। आन्या चुपचाप उनके पीछे चल दी। भोला ने पीछे से उसका रास्ता रोकते हुए खड़ा हो गया। घेराबंदी पूरी हो चुकी थी। गोदाम के पीछे पहुंचकर शेरू रुक गया। उसने जमीन पर पड़ी एक मोटी रस्सी को पैर से ठोकर मारी। लड़की, दिल्ली में क्या काम करती थी? बताया नहीं? अचानक बदला हुआ लहजा, सम्मानजनक आप गायब हो गया था और धमकी भरी तू की आवाज आई। आन्या ने घबराया हुआ चेहरा बनाया। जी, आप अचानक ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? जासूसी एजेंसी, लोगों को ढूंढना बड़ा दिलचस्प काम है। तो क्या तुम यह भी ढूंढ सकती हो अपनी जान? शेरू के इशारे के साथ ही मंगल ने पीछे से हमला कर दिया। भालू जैसा शरीर आन्या की ओर झपटा। कोई भी सामान्य महिला चीख भी नहीं पाती और उसके नीचे दब जाती, लेकिन मंगल ने जिसे पकड़ा वह हवा थी। आन्या एक भूत की तरह अपना शरीर घुमाकर बगल में हो गई थी। मंगल अपना संतुलन खोकर आगे की ओर गिर गया।
उसी पल आन्या का दाहिना पैर मंगल के घुटने के पिछले हिस्से पर सटीक रूप से लगा। धम। ओह! मंगल घुटनों के बल गिर गया। आन्या ने बिना देर किए उसकी बांह को उसकी पीठ के पीछे मोड़ दिया। कड़ की एक खौफनाक आवाज के साथ मंगल की चीख निकल गई। आह! मेरा हाथ, मेरा हाथ! आन्या ने मंगल को ढाल बनाकर शेरू और भोला को घूरा। जाल के हिसाब से यह बहुत कच्चा है, इससे अच्छा तो कोई बच्चा बना लेता। उसकी आवाज अब नरम नहीं थी, यह बर्फ की तरह ठंडी और स्टील की तरह कठोर थी। उसने सनग्लासेस उतारकर जेब में रखे। उसकी आंखों से जानलेवा गुस्सा फूट रहा था। शेरू घबराकर पीछे हट गया। ये औरत पागल हो गई है, क्या कर रहे हो? पकड़ो इसे! भोला ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। सूरज की रोशनी में चमकती धार। मरने का बहुत शौक है ना? आराम से भेजना चाहते थे, लेकिन भोला ने चाकू घुमाते हुए हमला किया। आन्या ने मंगल को जमीन पर धकेल दिया और भोला की कलाई की ओर अपना हाथ बढ़ाया। यह मार्कोस के दिनों में हजारों बार दोहराई गई चाकू से बचाव की तकनीक थी। आन्या के हाथ का किनारा भोला की कलाई की नस पर लगा। आह! चाकू बेजान होकर जमीन पर गिर गया। आन्या ने इस मौके को नहीं गंवाया और अपनी हथेली से भोला की ठुड्डी पर वार किया। हड्डी टकराने की आवाज के साथ भोला पीछे गिर गया। वह बेहोश हो चुका था। पल भर में 2 आदमी ढेर हो गए थे। शेरू के हाथ में फावड़ा था, लेकिन वह हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। तू कौन है? पुलिस वाली है? पुलिस नहीं, उससे कुछ ज्यादा डरावनी। आन्या एक कदम आगे बढ़ी। शेरू ने फावड़ा घुमाया, लेकिन डर से उसकी हरकतें बड़ी और धीमी थीं। आन्या ने आसानी से झुककर वार से बचते हुए शेरू के पेट में घूंसा मारा। कराह! शेरू सांस नहीं ले पा रहा था और जमीन पर लौटने लगा। मुंह से झाग निकलते हुए उसे देखते हुए आन्या ने अपने कपड़े ठीक किए। बस सरगना बचा है। तभी नमक के खेत के प्रवेश द्वार से एक काली एसयूवी धूल उड़ाती हुई आई। वह ठाकुर रतन सिंह था। कार से उतरकर ठाकुर लाठी के सहारे आगे बढ़ा, लेकिन जमीन पर पड़े अपने आदमियों को देखकर रुक गया। उसके पीछे नमक के खेत में काम करने वाले 10-12 मजदूर जमा हो गए। उनके हाथों में फावड़े थे, लेकिन उनके चेहरे डरे हुए थे। यह साफ था कि उन्हें ठाकुर ने जबरदस्ती भेजा था। हाँ, मेरी आंखों ने धोखा खाया। मैंने सोचा था लोमड़ी है, लेकिन घर में तो शेरनी आ गई। ठाकुर बिल्कुल भी घबराया नहीं था, बल्कि वह इस स्थिति का मजा ले रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी कानून विहीन क्षेत्र में बिताई थी। वह ताकत के नियम को किसी से भी बेहतर जानता था। तो मेरे आदमियों की यह हालत करके तुम्हें लगता है कि तुम यहां से जिंदा बचकर निकल जाओगी? यह लवणपुर है, एक द्वीप। अगर नाव बंद हो गई तो तुम बस पिंजरे में फंसी चूहिया हो। आन्या ने गिरे हुए शेरू पर पैर रखकर ठाकुर का सामना किया। तुम भी देख रहे हो, यह सब कुछ अभी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आन्या ने अपनी छाती पर लगे बॉडी कैम की ओर इशारा किया। ठाकुर की भौहें तन गईं। लाइव टेलीकास्ट? तुम्हें पता भी है यह जगह कहां है? यह एक पिछड़ा हुआ गांव है जहां फोन का नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता। झूठ की भी हद होती है। उसने आन्या की बात को एक झांसा माना। ठाकुर ने लाठी से मजदूरों की ओर इशारा किया। पकड़ो इसे। जो इसे पकड़ेगा उसका सारा कर्ज माफ और 50 रुपये नकद। मजदूरों में फुसफुसाहट होने लगी। कर्ज माफ, यह उनके लिए जान से भी ज्यादा कीमती शब्द था। कुछ नौजवान मजदूरों ने फावड़े कसकर पकड़े और आन्या की ओर बढ़ने लगे। उनके बीच एक लंगड़ाता हुआ बूढ़ा आदमी था। वह आलोक वर्मा था। उसने धुंधली आंखों से आन्या को देखा और फिर हैरान होकर अपना मुंह ढक लिया। आन्या, मामा! आन्या की चीख पर आलोक वर्मा लड़खड़ाते हुए आगे आए। नहीं, भाग जाओ यहां से। ये लोग आदमी को मारने में एक पल भी नहीं सोचते। जल्दी जाओ। आलोक वर्मा ने चिल्लाते हुए मजदूरों का रास्ता रोक लिया। हट जा बुढ़े! एक मजदूर ने आलोक वर्मा को जोर से धक्का दिया। आलोक वर्मा बेबस होकर कीचड़ में गिर गए। उसी पल आन्या का संयम टूट गया। उसने जमीन पर पड़ा भोला का चाकू उठा लिया और पलक झपकते ही उस मजदूर के सामने पहुंच गई जिसने आलोक वर्मा को धक्का दिया था। चाकू की धार मजदूर की गर्दन के ठीक बगल से हवा को चीर गई। ठंडी हवा ने मजदूर की त्वचा को छुआ। एक कदम और बढ़ाया तो अगली बार नस पर होगा। आन्या की आवाज नरक से आती हुई लग रही थी, धीमी और खौफनाक। मजदूर के पैरों की जान निकल गई और वह वहीं बैठ गया। जानलेवा इरादा। एक असली हत्यारे से ही ऐसी जानलेवा आभा निकल सकती थी।
जिसने मजदूरों को जमा दिया। ठाकुर का चेहरा पहली बार सख्त हुआ। तूने किसी को मारा है। मारना मेरा पेशा है, लेकिन आज नहीं। तुम लोगों को कानून के कटघरे में खड़ा करना मेरा मकसद है। आन्या ने आलोक वर्मा को सहारा देकर उठाया। फिर उसने अपनी जेब से स्मार्टफोन निकालकर एक बटन दबाया। पीक, एक तेज बंद। आवाज पूरे नमक के खेत में गूंज उठी। पहले से लगाए गए छोटे स्पीकर एक साथ बजने लगे। लोग अपने कान बंद करके तड़पने लगे। उसी बीच आन्या आलोक वर्मा को लेकर नमक के गोदाम के अंदर भाग गई। धड़ाम, भारी लोहे का दरवाजा बंद हो गया और कुंडी लग गई। दरवाजा तोड़ो, उसे अभी बाहर निकालो। बाहर से ठाकुर की चीख सुनाई दी। धड़ाम धड़ाम। दरवाजे पर पीटने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन दशकों पुराना लोहे का दरवाजा आसानी से नहीं टूटने वाला था। गोदाम के अंदर अंधेरा था। संकरे रोशनदान से आती एक रोशनी ही एकमात्र सहारा थी। आन्या ने अपने मामा को पुआल के ढेर पर लिटाया। मामा, आप ठीक हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? आन्या, तुम यहां कैसे? अरे, यह बहुत खतरनाक जगह है। आलोक वर्मा अपनी भतीजी का चेहरा छूते हुए रोने लगे। आन्या ने अपने मामा के फटे हुए कपड़े और चोट लगे हाथ पैर देखकर दिल टूट गया। माफ करना, मुझे आने में बहुत देर हो गई। अब सब ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। आन्या ने बैग टूट से फर्स्ट एड किट निकालकर मामा के घावों पर दवा लगाई। बाहर अभी भी चीख पुकार और दरवाजा तोड़ने की कोशिशें जारी थीं। हम ज्यादा देर नहीं टिक सकते। वे वेल्डिंग मशीन ला सकते हैं या आग लगा सकते हैं। आन्या ने गोदाम की दीवार पर लगे अपने उपकरणों की जांच की। सौभाग्य से संचार उपकरण सुरक्षित था। उसने मेजर विक्रम को एक संदेश भेजा। प्लान बी, फंस गई हूं, मदद भेजो। लेकिन भेजने में विफल का संदेश आया। संचार बाधित। आन्या की आंखें बड़ी हो गईं। स्क्रीन के ऊपरी कोने में नेटवर्क का जाम किया है। निशान कोई सेवा नहीं में बदल गया था। इन लोगों ने सिग्नल जैमर का इस्तेमाल किया है। ठाकुर बेवकूफ नहीं था। आन्या को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते देख उसने तुरंत द्वीप का संचार बंद कर दिया था। बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया था। अब यह द्वीप एक पूरी तरह से बंद कमरा बन गया था। बाहर सुमानी को सूझा एक कसमत ठाकुर वेलहेस्टे संपर्क आरते से ठाकुर की आवाज एक लाउड स्पीकर के माध्यम से आई। लड़की, फोन काम नहीं कर रहा है ना? मैंने कहा था यह मेरी जमीन है। शहर की पुलिस, न्यूज चैनल सब भूल जाओ। आज रात तुम दोनों को बिना किसी निशान के कीचड़ में दफन कर दिया जाएगा। आन्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली। स्थिति बिगड़ गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मार्कोस की ट्रेनिंग में सबसे खराब स्थिति हमेशा एक अपेक्षित परिदृश्य था। मामा, आन्या ने दृढ़ आंखों से पूछा। आलोक वर्मा ने सिर हिलाया। रात होने पर हम निकलेंगे। मैं उनका ध्यान भटकाऊंगी। आप उस रोशनदान के नीचे छिपे रहना। मैं सब कुछ निपटाकर वापस आऊंगी। आन्या ने अपना 3 टुकड़ों वाला डंडा निकाला। अब शिकार का शिकारी बनने का समय था। सूरज डूब गया और अंधेरे ने फिर से लवणपुर को निगल लिया। लेकिन आज की रात शांत नहीं थी। गांव, वले, बरांडे, कौम बरान के बाद में जगह जगह मशालें और सर्च लाइटें जल रही थीं और ट्रकों के इंजन की आवाज गूंज रही थी। नमक का गोदाम एक किले जैसा बन गया था। ठाकुर रतन सिंह ने न केवल गांव के नौजवानों को बुलाया था, बल्कि शहर से भी मेहमानों को बुलाया था। भुज से काम करने वाला एक आपराधिक गिरोह, जिसे बिच्छू गैंग के नाम से जाना जाता था, के 10 सदस्य एक वैन में आए थे। सरदार, वह अंदर है? बिच्छू गैंग के मुखिया मम्मू ने अपने कंधे पर बेसबॉल का बल्ला रखते हुए पूछा। हाँ, बहुत जहरीली औरत है। मेरे 3 आदमियों को अपाहिज बना दिया। मारना मत, बस अधमरा करके ले आना। मुझे अपने हाथों से उसका हिसाब करना है। ठाकुर ने दांत पीसते हुए कहा। चिंता मत कीजिए, एक कुतिया को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लड़कों, काम शुरू करो। गैंग के सदस्य लोहे के पाइप और चाकू लेकर गोदाम को घेर लिया। वे एक वेल्डिंग मशीन लाए और दरवाजे के कब्जे को पिघलाना शुरू कर दिया। चीई की आवाज के साथ चिंगारियां उड़ी। गोदाम के अंदर आन्या सांस रोके हुए उस आवाज को सुन रही थी। उम्मीद से ज्यादा हैं 10, नहीं 15। सीधा मुकाबला संभव नहीं था। अपने मामा की रक्षा करते हुए लड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा थी। उसने अपनी नजर ऊपर की ओर घुमाई। एस्बेस्टस की छत पुरानी और चरमराती हुई, लेकिन भागने का एकमात्र रास्ता।
आन्या ने आलोक वर्मा को गोदाम के कोने में नमक की बोरियों के ढेर के पीछे छिपा दिया। आप बिल्कुल बाहर मत आना, चाहे कोई भी आवाज आए। आन्या, अपना ध्यान रखना। आन्या ने गोदाम के बीच में पड़े पुराने टायरों और तेल लगे कपड़ों में आग लगा दी। तुरंत काला धुआं उठने लगा। ओए, आग! अंदर आग लग गई। बाहर से घबराई हुई आवाजें आईं। यह पागल औरत खुद को भी मारना चाहती है। जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलने का पल ही मौका था। आन्या ने छत के रोशनदान को लात मारकर तोड़ दिया। धुआं रोशनदान से बाहर निकलने लगा, जिससे दृश्यता कम हो गई। उसने उस धुएं में छिपकर छत पर चढ़ गई। दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। गैंग के सदस्य अंदर घुस आए। खांस खांस, कोई नहीं है। धत्त तेरी की, कहां गई? जब वे भ्रमित थे, आन्या छत से अंधेरे में कूद गई। उसका लक्ष्य ठाकुर का मुख्यालय यानी नमक का कार्यालय था। संचार जाम करने वाला उपकरण वहीं होने की सबसे ज्यादा संभावना थी। आन्या सरकंडों के खेत में रेंगते हुए आगे बढ़ी। गैंग के सदस्य गोदाम के आसपास खोज कर रहे थे, इसलिए कार्यालय की सुरक्षा ढीली थी। कार्यालय के सामने दो आदमी। आन्या ने जमीन से एक पत्थर उठाकर दूसरी तरफ के ड्रम पर फेंका। टनने की एक तेज आवाज ने रात की शांति को भंग कर दिया। क्या है? वहां कुछ है। पहरा दे रहा एक आदमी आवाज की दिशा में चला गया। जैसे ही दूसरे आदमी ने अपना सिर घुमाया, आन्या अंधेरे से बाहर निकली। उसका हाथ उस आदमी की गर्दन पर लिपट गया। चीखने का मौका दिए बिना उसकी गर्दन की नस दब गई। कराह की एक छोटी सी आवाज के साथ वह आदमी ढीला पड़ गया। आन्या ने उसे झाड़ियों में छिपा दिया और तुरंत कार्यालय में घुस गई। कार्यालय के अंदर उम्मीद के मुताबिक एक अजीब मशीन लाल बत्ती चमका रही थी। यह एक मिलिट्री ग्रेड जैमर था। इससे पता चलता था कि ठाकुर के संपर्क सेना तक भी थे। आन्या ने जैमर को बंद करने के बजाय उसके तारों को बदलकर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने जैमर को एम्पलीफाई मोड में डालकर उसकी फ्रीक्वेंसी को गांव के लाउड स्पीकर से जोड़ दिया। अब मेरी बारी है। उसने माइक पकड़ा। बिच्छू गैंग वालों और ठाकुर रतन सिंह, इस अचानक प्रसारण के लिए खेद है। प्रसारण की आवाज सुनकर बाहर खोज कर रहे गैंग के सदस्य रुक गए। स्पीकर से आने वाली आवाज को मशीन द्वारा बदल दिया गया था, जिससे वह और भी भयानक लग रही थी। अब हम लुक्का छिपी का खेल शुरू करते हैं। तुम लोग छिपोगे और मैं शिकारी हूं। यह क्या बकवास है? प्रसारण कक्ष ढूंढो, उसे खत्म करो। मम्मू ने चिल्लाते हुए कार्यालय की ओर इशारा किया। गैंग के सदस्य कार्यालय की ओर भागे, लेकिन आन्या पहले ही खिड़की से बाहर निकल चुकी थी। उसने नमक के खेत की भौगोलिक स्थिति का उपयोग करके गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। नमक का खेत एक भूल भुलैया जैसा था। संकरे रास्ते, गहरे गड्ढे और फिसलन भरी कीचड़। बाहरी लोगों के लिए जो इस इलाके को नहीं जानते थे, यह नरक जैसा था। आह! एक चीख सुनाई दी। एक गैंग का सदस्य आन्या द्वारा पहले से लगाए गए तार में फंसकर गड्ढे में गिर गया। खारे पानी में गिरकर वह छटपटाने लगा। यहां है, यहां है। दूसरे लोग दौड़े, लेकिन वहां केवल हवा में झूलते सरकंडे थे। धम! अंधेरे से एक डंडा आया और एक और आदमी के सिर के पिछले हिस्से पर लगा। कराह! एक एक करके अंधेरे में दुश्मन गायब हो रहे थे। डर ने बिच्छू गैंग के सदस्यों को जकड़ना शुरू कर दिया। वे एक अदृश्य दुश्मन के डर से एक साथ रहने लगे। ठाकुर अपनी कार के अंदर से यह सब देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। आखिर यह है कौन? क्या यह किसी स्पेशल फोर्स से है? तभी किसी ने ठाकुर की कार की खिड़की पर दस्तक दी। कौन है? ठाकुर ने घबराकर चिल्लाया। खिड़की के बाहर आन्या का चेहरा दिखाई दिया, खून से लथपथ, लेकिन मुस्कुराता हुआ। बेशक वह खून उसका नहीं था। बाहर आओ, कुछ बात करनी है। ई। ठाकुर डर गया और कार का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन आन्या ने अपनी कोहनी से शीशा तोड़ दिया और अंदर हाथ डालकर लॉक खोल दिया। शीशे के टुकड़े उड़े, लेकिन उसने पलक भी नहीं झपकाई। उसने ठाकुर का कॉलर पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। बचा लो, पैसे दूंगा। कितने चाहिए? 10 करोड़, 20 करोड़? ठाकुर गिड़गिड़ाने लगा। आन्या ने उसे एक बोरी की तरह जमीन पर फेंक दिया और उसका मोबाइल फोन निकाल लिया। पासवर्ड खोल। क्या? खोलने को कहा। आन्या ने डंडे से ठाकुर की जांघ पर मारा। आह! ठीक है, ठीक है। 0000। ठाकुर ने कांपते हाथों से लॉक खोला। आन्या ने तुरंत कॉल लॉग और संदेशों की जांच की। डॉक्टर चंद्रा, इंस्पेक्टर पाटिल, विधायक साहब, सारे सबूत यहीं थे। उसने डेटा को अपने क्लाउड पर भेज दिया।
चूंकि उसने कम्युनिकेशन जैमर को हैक कर लिया था, इसलिए ट्रांसमिशन आसानी से हो गया। तभी उसे अपने पीछे एक ठंडी आहट महसूस हुई। वाह, मानना पड़ेगा, यह मम्मो था। वह गिरे हुए साथियों को पीछे छोड़कर हाथ में एक लंबा चाकू लिए आन्या को घूर रहा था। उसकी आंखें दूसरे गुंडों से अलग थीं। यह एक हत्यारे की आंखें थीं, लेकिन खेल यहीं खत्म होता है। मम्मो ने पल भर में दूरी कम कर दी। चाकू की धार आन्या के पेट की ओर बढ़ी। आन्या ने ठाकुर को लात मारकर पीछे धकेल दिया और खुद भी पीछे हट गई। चाकू का सिरा उसकी जैकेट को छूकर निकल गया। तेज हो, आन्या ने अपना डंडा ठीक से पकड़ा। तुम जैसी औरत के हाथ पैर काटकर नमक के खेत के गुलामों के आगे फेंक देना चाहिए। मम्मो फिर से दौड़ा। उसकी चाकू चलाने की कला शानदार थी। ऊपर नीचे, बाएं दाएं लगातार हमलों से आन्या को बचाव करना पड़ रहा था। कद और हथियार की पहुंच में अंतर था, लेकिन आन्या शांत थी। वह प्रतिद्वंद्वी के पैटर्न को पढ़ रही थी। जिस क्षण मम्मो ने एक बड़ा वार किया, आन्या ने बचने के बजाय आगे की ओर छलांग लगा दी। अब आन्या के डंडे ने मम्मो के चाकू वाले हाथ की कलाई पर जोर से मारा। टन, हड्डी टूटने की आवाज आई, लेकिन मम्मो ने चाकू नहीं छोड़ा। वह बहुत जिद्दी था। उसने दूसरे हाथ से घूंसा मारकर आन्या के चेहरे पर मारा। मुंह के अंदर खून का स्वाद फैल गया। आन्या लड़खड़ाई, लेकिन गिरी नहीं, बल्कि उस दर्द ने उसके अंदर के जानवर को जगा दिया। मजा आया। सोचा था शहर का गुंडा कुछ अलग होगा। आन्या ने खून मिला थूक फेंकते हुए मुस्कुराई। अब मेरी बारी है। आन्या ने अपना डंडा बंद कर दिया और खाली मुट्ठियां भींच लीं। मार्कोस की घातक युद्ध कला CQC। असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। मम्मो हैरान होकर रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रतिद्वंद्वी ने हथियार क्यों फेंक दिया। पागल हो गई है क्या? नहीं, तुम्हें तोड़ने के लिए खुद को तैयार कर रही हूं। आन्या हवा की तरह दौड़ी। नमक मिली हवा दोनों के बीच से गुजर गई। बिच्छू गैंग के मुखिया मम्मो ने अपना चाकू उल्टा पकड़ा। उसने अपनी पूरी जिंदगी चाकूबाजी में गुजारी थी और कई लोगों को ठिकाने लगाया था, लेकिन उसने कभी अपने सामने वाली महिला जैसी जानलेवा आभा वाला कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं देखा था। हथियार फेंकने का आत्मविश्वास, यह या तो अहंकार था या अत्यधिक आत्मविश्वास। तुम्हें पछतावा होगा। मम्मो ने जमीन पर पैर पटक कर छलांग लगाई। उसकी ताकत एक जानवर जैसी थी। उसका चाकू एक सांप की जीभ की तरह आन्या की गर्दन की ओर बढ़ा। यह एक साधारण वार नहीं था। यह मांस को चीरने और फाड़ने की एक क्रूर कोशिश थी। आन्या पीछे नहीं हटी। जैसे ही चाकू की नोक उसकी आंखों के सामने आई, उसने अपने शरीर को 15 डिग्री के कोण पर थोड़ा सा घुमाया। चाकू की धार उसके कान और बालों को छूकर निकल गई। वही क्षण था। एक छोटी सी चीख के साथ आन्या का बायां हाथ मम्मो के चाकू वाले हाथ को अंदर से बाहर की ओर पकड़ लिया। उसी समय उसकी दाहिनी हथेली ने मम्मो की ठुड्डी के नीचे जोर से मारा। धम, हड्डी से हड्डी टकराने की एक भारी आवाज। मम्मो का सिर पीछे की ओर झुक गया, लेकिन वह जिद्दी था। दर्द को निगलते हुए उसने दूसरा घूंसा चलाया। आन्या ने उस घूंसे से बचने के बजाय उसे अपने कंधे पर लिया और उसके करीब आ गई। क्लोज क्वार्टर है। आन्या उसको आगची। कॉम्बैट का मूल सिद्धांत दूरी थी। एक ऐसी दूरी जो प्रतिद्वंद्वी के हमले को बेअसर कर दे और अपने हमले को अधिकतम कर दे। आन्या ने मम्मो के करीब आकर अपने शरीर को घुमाया और उसकी कोहनी के जोड़ को उल्टी दिशा में मोड़ दिया। कड़ाक, आह! मम्मो के मुंह से चीख निकल गई। चाकू पकड़े हुए हाथ की पकड़ ढीली हो गई और चाकू कीचड़ में गिर गया। अभी खत्म नहीं हुआ। आन्या की आवाज सूखी थी। उसने चीखते हुए मम्मो को कोई मौका नहीं दिया। उसने उसकी मुड़ी हुई बांह को धुरी बनाकर उसे जमीन पर पटक दिया। 70 किलो से ज्यादा का भारी शरीर हवा में आधा चक्कर लगाकर कीचड़ में गिर गया। कराह! मम्मो ने खून मिला झाग उगला। उसकी पसलियां टूट गई थीं और सांस लेने पर वह अपनी छाती पकड़ रहा था। उसने अविश्वास भरी नजरों से आन्या को देखा। यह कोई इंसान नहीं था, लेकिन आन्या में कोई दया नहीं थी। वह गिरे हुए मम्मो के ऊपर बैठ गई और अपनी पसलियां की बात कर दिया। मुट्ठी उठाई। तुम जैसे लोगों की वजह से लोग रात में बाहर निकलने से डरते हैं। धड़ाम! आन्या का घूंसा मम्मो के चेहरे पर पड़ा। मम्मो की आंखें उलट गईं और वह बेहोश हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मशालें लेकर खड़े बाकी गैंग के सदस्य डरकर पीछे हट गए। उनका सरगना, वह भी चाकू के साथ, एक निहत्थी महिला से 1 मिनट के भीतर हार गया था। लड़ने का उनका हौसला टूटना स्वाभाविक था। अगला कौन है?
आन्या ने अपने खून सने दस्ताने ठीक करते हुए बाकी लोगों को देखा। कोई भी हिल नहीं सका। लोहे के पाइप पकड़े हुए हाथ कांप रहे थे। तभी दूर से इंजन की आवाज के साथ पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। वो पुलिस पुलिस आ गई, ठाकुर चिल्ला उठा। वह जमीन पर रेंगकर कार के पीछे छिपा हुआ था। सायरन की आवाज सुनकर वह फिर से जोश में आ गया और अपनी लाठी उठा ली। हाँ, अब तू खत्म। क्या तुझे लगता है कि तू कानून को हरा सकती है? 3 पुलिस जीप और एक काली वैन नमक के खेत में घुस आईं। कार के दरवाजे खुले और वर्दी पहने पुलिस वाले और सादे कपड़ों में जासूस उतरे। उनके आगे एक तोंद वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। कच्छ जिले का डीएसपी प्रवीण पाटिल। डीएसपी पाटिल ने घटना स्थल को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ी। गिरे हुए गुंडे, खून से लथपथ मम्मू और उनके बीच खड़ी आन्या। यह सब क्या हो रहा है? डीएसपी साहब, यह औरत, इस औरत ने हथियार लेकर मेरी निजी जमीन में घुसकर लोगों को मार डाला है। इसे तुरंत गोली मार दीजिए। ठाकुर ने डीएसपी पाटिल का पाजामा पकड़ लिया। डीएसपी पाटिल ने जीभ चटकाई और आन्या को घूरा। लड़की, चुपचाप घुटने टेक दो और हाथ सिर के ऊपर रख लो। तुम्हें खतरनाक हमले और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। आन्या ने हंसी उड़ाई। लगता है आपको स्थिति समझ नहीं आ रही है साहब। पीड़ित मैं और उस गोदाम में बंद लोग हैं। ये लोग अपहरण, अवैध हिरासत और मारपीट करने वाले अपराधी हैं। चुप रहो, फैसला जज करेगा। हमें तो बस रिपोर्ट मिली और हम आ गए। डीएसपी पाटिल ने इशारा किया और जासूसों ने हथकड़ियां निकालकर आन्या को घेर लिया। उनके हाथ पहले से ही अपनी पिस्तौल के हैंडल पर थे। वे निष्पक्ष कानून प्रवर्तक नहीं थे, वे ठाकुर के शिकारी कुत्ते थे। आन्या ने पीछे मुड़कर देखा। नमक के गोदाम के रोशनदान से उसे अपने मामा की चिंतित आंखें दिखाई दीं। अगर मैं यहां पकड़ी गई तो सब खत्म हो जाएगा, मामा भी और सबूत भी, सब दफन हो जाएंगे। मैं चेतावनी दे रही हूं, पास मत आना। तुम लोगों ने जो रिश्वत ली है उसकी बही खाता और रिकॉर्डिंग पहले ही भेजी जा चुकी है। आन्या की बात पर डीएसपी पाटिल की भौहें तन गईं। क्या बही खाता? ठाकुर रतन सिंह के कार्यालय की तिजोरी में रखी दोहरी बही। डीएसपी प्रवीण पाटिल, हर महीने 5 लाख रुपये, बहुत ध्यान से लिखा हुआ है। डीएसपी पाटिल का चेहरा पहले काला पड़ा, फिर गुस्से और डर से लाल हो गया। अगर सबूत हैं तो इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। यह पागल बकवास कर रही है। अगर यह विरोध करे तो गोली मार देना। हम रिपोर्ट कर देंगे कि उसने हथियार के साथ विरोध किया। डीएसपी पाटिल ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। उसी समय दूसरे जासूसों ने भी अपनी बंदूकें आन्या पर तान दीं। घने अंधेरे में 10 से ज्यादा बंदूकें उसकी ओर थीं। यह एक जीवन मरण का संकट था। ठाकुर पीछे से नीचता से हंस रहा था। मार डालो, मार डालो, बिना किसी निशान के दफन कर दो। धाएं! एक हवाई फायर ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। यह एक चेतावनी थी। अगली गोली तेरे सिर में होगी। घुटने टेक, डीएसपी पाटिल चिल्लाया। आन्या ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, लेकिन उसकी आंखों में चमक कम नहीं हुई थी। वह अपने दिमाग में गणना कर रही थी। सबसे करीबी जासूस से दूरी 2 मीटर। बंदूक छीनकर उसे काबू करने में लगने वाला समय 8 सेकंड। लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर गोलीबारी हुई तो गोदाम के अंदर मामा खतरे में पड़ सकते थे। उसे समय खींचना था। चलाइए गोली। जैसे ही आप गोली चलाएंगे, आपकी रिश्वतखोरी की फाइलें देश के सभी समाचार चैनलों को अपने आप भेज दी जाएंगी। मैंने इसे ऐसा सेट किया है कि मेरे दिल की धड़कन रुकते ही यह भेज दी जाएगी। यह एक झूठ था, लेकिन डीएसपी पाटिल को इस पर विश्वास करना पड़ा। यह औरत कोई साधारण नहीं थी। उसने अपनी आंखों के सामने एक गैंग के सरगना को निहत्थे पीटा था। डीएसपी पाटिल का हाथ कांपने लगा। वह न तो गोली चला सकता था और न ही नहीं। बकवास बंद कर, ऐसी कोई तकनीक नहीं है। अगर विश्वास नहीं होता तो चलाकर देख लो। तुम्हारी पेंशन जाएगी और जेल जाना तय है। आन्या की चुनौती पर डीएसपी पाटिल के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। तभी नमक के गोदाम की ओर से धम्म धम्म की आवाजें आने लगीं। अंदर से लोग दरवाजा पीट रहे थे। बचाओ, यहां लोग हैं, मदद करो, पुलिस अंकल। मजदूर जाग गए थे। आन्या द्वारा जलाई गई आग के धुएं और बाहर के शोर से नींद से जागे पीड़ित मदद के लिए चिल्लाने लगे। डीएसपी पाटिल घबरा गया। गवाह बहुत ज्यादा थे। ओए, जाकर उनके मुंह बंद करो, चुप कराओ उन्हें।
दो जासूस डंडे लेकर गोदाम की ओर भागे। रुको, आन्या चिल्लाई। जैसे ही वह हिलने वाली थी, डीएसपी पाटिल ने ट्रिगर पर उंगली रख दी। हिलना मत, सच में गोली मार दूंगा। आन्या ने दांत भींच लिए। क्या उसे असहाय पीड़ितों को फिर से कुचलते हुए देखना पड़ेगा? उसी क्षण रात के आसमान में दूर से एक भारी प्रोपेलर की आवाज आने लगी। धड़ 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 धड़। शुरू में यह धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई। हवा चलने लगी। नमक के खेत की धूल एक बवंडर की तरह उठने लगी। सभी की नजरें आसमान की ओर गईं। एक विशाल सर्चलाइट की रोशनी सीधी नीचे आई। दिन जैसी तेज रोशनी ने नमक के खेत को रोशन कर दिया। असहनीय तेज रोशनी में डीएसपी पाटिल, जासूसों और ठाकुर ने अपनी आंखों को ढंक लिया। यह एक न्यूज चैनल का हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर के किनारे पर आज तक विशेष जांच दल साफ लिखा हुआ था और उसके पीछे दो और काले हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। उन पर सीबीआई का चिन्ह था। वे स्थानीय पुलिस नहीं थे, बल्कि दिल्ली मुख्यालय से आई सीबीआई की टीम थी। आखिरकार आ गए। आन्या सिंह के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने रिया मेहरा को जो लोकेशन भेजी थी वह बिल्कुल सही थी। हेलीकॉप्टर से एक लाउड स्पीकर की आवाज गूंजी, यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई है। नीचे मौजूद सभी पुलिसकर्मी अपने हथियार डाल दें और तुरंत आत्मसमर्पण कर दें। मैं दोहराता हूं, अगर तुरंत हथियार नहीं डाले तो हम गोली चला देंगे। डीएसपी पाटिल ने हताश होकर आसमान की ओर देखा। सीबीआई, स्थानीय पुलिस के भ्रष्टाचार की जांच करने वाले यमदूत आ गए थे, वह भी एक न्यूज चैनल के हेलीकॉप्टर के साथ। ये क्या हो रहा है? दिल्ली से कैसे? ठाकुर वहीं बैठ गया। उसकी लाठी कीचड़ में धंस गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका साम्राज्य तो अभेद्य था। विधायक, डीएसपी सब उसके आदमी थे। आन्या ने मौका नहीं गंवाया। उसने हक्के बक्के खड़े डीएसपी पाटिल पर झपट्टा मारकर उसकी कलाई मोड़ दी और पिस्तौल छीन ली। आह! डीएसपी पाटिल चीखता हुआ घुटनों के बल गिर गया। आन्या ने कुशलता से पिस्तौल का स्लाइड खींचा, गोली की जांच की और हेलीकॉप्टर की ओर एक सिग्नल भेजा। सुरक्षित। जमीन पर धूल उड़ाती हुई काली गाड़ियां लाइन में घुस आईं। वे सीबीआई के अधिकारी थे। उन्होंने स्थानीय पुलिस और गुंडों को तुरंत घेर लिया। हथियार डाल दो, जमीन पर लेट जाओ, हाथ सिर के ऊपर, हिले तो गोली मार देंगे। स्थिति पलट गई थी। कुछ क्षण पहले जो शिकारी थे वे अब शिकार बन गए थे। सीबीआई अधिकारियों ने डीएसपी पाटिल और भ्रष्ट पुलिस वालों की कमर से बंदूकें छीन लीं और हथकड़ियां लगा दीं। डीएसपी प्रवीण पाटिल, तुम्हें रिश्वतखोरी, सत्ता का दुरुपयोग और विशेष अपहरण में सहायता के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। तुम सब खत्म हो गए। सीबीआई टीम लीडर ने डीएसपी पाटिल का कॉलर पकड़कर हिलाया। डीएसपी पाटिल ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। आन्या ने पिस्तौल एक अधिकारी को दी और ठाकुर रतन सिंह की ओर बढ़ी। बूढ़ा शैतान कांप रहा था। डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई थी। उठ, आन्या ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। ठाकुर ने सिर हिलाते हुए पीछे हटने की कोशिश की। मैं कुछ नहीं जानता। यह सब उन लोगों ने किया है। मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूं, अंत तक कायर। आन्या ने ठाकुर का कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया। उधर देखो, आन्या ने जिस ओर इशारा किया वहां हेलीकॉप्टर से उतरा एक कैमरा पर्सन इस पूरी स्थिति को रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरे का लाल बत्ती जल रहा था। यह बंदूक की नली से ज्यादा डरावनी न्याय की आंख थी। तुमने जो नरक बनाया है, अब पूरा देश उसे देखेगा। तुम्हें जिस पैसे से इतना प्यार था, अब वह वकीलों की फीस में भी पूरा नहीं पड़ेगा। कमीनी! ठाकुर ने गुस्से में आन्या पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सीबीआई अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। ठंडी हथकड़ियां उसकी कलाई पर लग गईं। छोड़ो मुझे, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। विधायक को फोन करो, डीएसपी को बुलाओ। ठाकुर चिल्लाता रहा, लेकिन अधिकारियों ने उसे एक बोरी की तरह गाड़ी में धकेल दिया। स्थिति सामान्य होने पर सभी का ध्यान नमक के गोदाम की ओर गया। अधिकारियों ने वेल्डिंग मशीन लाकर पिघले हुए लोहे के दरवाजे को तोड़ा। दरवाजा खुलने पर एक घिनौनी बदबू बाहर आई और उसके अंदर से जानवरों की तरह कैद लोग एक एक करके बाहर आने लगे। रोशनी देखकर वे अपनी आंखें ठीक से नहीं खोल पा रहे थे और हाथों से उन्हें ढंक रहे थे। हे भगवान! मौके पर मौजूद महिला पत्रकार ने अपना मुंह ढक लिया। उनकी हालत दयनीय थी। कोई लंगड़ा रहा था तो किसी का पेट कुपोषण से फूला हुआ था। उनके शरीर पर लगे घाव और चोटें इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह 21वीं सदी के भारत में एक नरक था जिस पर विश्वास करना मुश्किल था।
आन्या भीड़ को चीरती हुई अंदर गई। मामा। कोने में सिकुड़े हुए आलोक वर्मा ने सिर उठाया। वह सुरक्षित थे। आन्या ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। आन्या, सब खत्म हो गया? क्या सच में सब खत्म हो गया? हाँ हाँ, खत्म हो गया। अब हम घर चलेंगे। आन्या की आंखों से रुके हुए आंसू की एक बूंद बह निकली। एक फौलादी योद्धा भी परिवार के सामने एक साधारण भतीजी थी। आलोक वर्मा आन्या के सहारे बाहर आए। ताजी हवा और आजादी की महक। उन्होंने आसमान की ओर देखकर एक गहरी सांस ली। जैसे ही पीड़ितों को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था और अपराधियों को गाड़ियों में भरा जा रहा था, सुबह हो रही थी। कीचड़ के पार क्षितिज पर लाल सूरज उग रहा था। यह लवणपुर के अंधेरे को दूर करने वाली न्याय की असली सुबह थी। रिया मेहरा आन्या के पास आई। दीदी, यह तो कमाल हो गया। 100 बूथ के पास 15 लोग सबसे से एक सबसे कर रहे हैं। यह खबर टीवी पर आते ही देश में तहलका मच जाएगा। राष्ट्रपति भवन तक याचिकाएं पहुंचने लगी हैं। मेहनत रंग लाई। रिया, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं दीदी, यह सब आपकी वजह से हुआ। लेकिन तुम ठीक हो? तुम्हारे होंठ पर चोट लगी है, रिया ने चिंता से पूछा। आन्या ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से होंठ का खून पोंछा। यह तो एक पदक जैसा है, एक और मदद चाहिए। क्या? आन्या ने अपनी जेब से एक USB ड्राइव निकाली। यह ठाकुर की तिजोरी से कॉपी किया गया मूल डेटा था। यह मैं पुलिस को भी दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें दे रही हूं। इसे एडिट मत करना, जैसा है वैसा ही चलाना। इसमें विधायक, स्थानीय सांसद और जज तक के नाम हैं। कोई बच ना पाए, यह तुम सुनिश्चित करना। रिया ने एक गंभीर चेहरे के साथ USB ली। चिंता मत करो, मैं इनकी पूरी पोल खोल दूंगी। आन्या ने दूर जाती हुई पुलिस की गाड़ी को देखा। सलाखों के पीछे से ठाकुर का हताश चेहरा दिखाई दे रहा था। आन्या ने उसे हाथ नहीं हिलाया, बस ठंडी नजरों से उसे गायब होते हुए देखती रही। एम्बुलेंस के पीछे बैठकर इलाज करा रहे आलोक वर्मा ने आन्या को बुलाया। आन्या जी। मामा, शुक्रिया और माफ करना। इस नालायक मामा की वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ा। ऐसा मत कहिए मामा, आप थे तभी मैं यहां तक पहुंच सकी। आन्या ने मामा के कंधे पर एक कंबल डाला। और अब मैं बेरोजगार नहीं हूं, मुझे एक नया पेशा मिल गया है। नया पेशा? हाँ, दुनिया में अभी भी बहुत सारा कचरा साफ करना बाकी है और मैं सफाई करने में थोड़ी अच्छी हूं। आन्या ने शरारत से मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी दिखाई। आलोक वर्मा भी हंसते हुए सिर हिलाया। उगते सूरज की रोशनी में लवणपुर की सुबह बहुत सुंदर थी। नमक के खेतों में खिले नमक के फूल सूरज की रोशनी में हीरों की तरह चमक रहे थे। कल तक वे गुलामों के खून और पसीने का प्रतीक थे, लेकिन आज से वे शुद्ध सफेद कण बन जाएंगे। आन्या सिंह ने उगते सूरज को देखते हुए एक गहरी सांस ली। उसकी दूसरी लड़ाई जीत के साथ खत्म हुई थी, लेकिन वह जानती थी यह अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत थी। अगर कहीं और से कोई और चीख सुनाई देगी तो वह किसी भी समय फिर से एक जानवर के दांत दिखाने के लिए तैयार थी। काली SUV धूल उड़ाती हुई द्वीप से बाहर निकल गई। रियर व्यू मिरर में लवणपुर अब शांतिपूर्ण लग रहा था। असली शांति आ गई थी।